हेलो दोस्तों। तो अब हम जो मैकेनिक्स का स्टैटिक्स पार्ट था वो डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या समझा कि जो फोर्सेस हैं उसका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है जी। कॉप्लेनर फोर्सेस होती हैं, वैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। कॉप्लेनर फोर्सेस होती हैं जो टू पार्ट्स में हम कहते हैं रिड्यूस हो जाती है। वन इज़ कपल्स और सेकेंड वन इज़ रिजल्टेंट। ठीक है, इनटू अ सिंगल रिजल्टेंट। सिंगल रिजल्टेंट ही हमने इससे पहले देखा कि जब फोर्सेस पैरेलल होती हैं, लाइक अनलाइक पैरेलल तो दोनों में ही था, और एक एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तीनों केसेस में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, वो हमने देख लिया। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि हमारे पास है फोर्स, लेकिन अब एक फोर्स है वो डिवाइड हो रही है इनटू टू पार्ट्स। द फोर्स डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो टू पार्ट्स में वो रिड्यूस हो रही है, डिवाइड हो रही है, उसको बोला जाता है कंपोनेंट। ठीक है, या फिर रिजॉल्व पार्ट। रिजॉल्व पार्ट के साथ कुछ एक फंडा आ जाता है जिससे पता चल जाता है कि अगर रिजॉल्व पार्ट लिखा है तो हमने क्या लेके चलना है। अभी समझाऊंगी। पहले आप यहाँ पे देखिए कि मानिए मेरे पास एक फोर्स है, दैट इज़ अ फोर्स एफ। ठीक है, वेक्टर से डिनोट कर लो, चाहे सिंपल मैग्नीट्यूड से मैंने बोला था। अगर वेक्टर में लिखा है तो भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। सेम फंडा मैग्नीट्यूड, सेम फंडा वेक्टर। वीडियोस की तो चलो देखती हूँ, 1 मिनट दे, अगर क्लियर होती है तो। फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स क्या है भाई? ये फोर्स टूट गई, स्प्लिट हो गई, टूट गई स्प्लिट हो गई इनटू टू पार्ट्स। एक पार्ट तो अल्फा एंगल के साथ मान लो ऐसे टूट गई ओ पॉइंट से, दैट इज़ अ ओ ए, और एक पार्ट ऐसे टूट गया, दैट इज़ अ ओ बी, दैट इज़ अ एंगल बीटा। एफ फोर्स थी, दैट इज़ स्प्लिट हो गई दो पार्ट्स में। सॉरी, मैं थोड़ा इंग्लिश यूज़ नहीं करूँगी, है ना, थोड़ा सिंपली चलेंगे। स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, दैट मीन्स जो फोर्स एफ थी वो दो पार्ट्स में टूट गई, एक तो ओ ए और एक ओ बी में। और कौन सा एंगल बना रही है? एंगल अल्फा और एंगल बीटा। देन ओ ए एंड ओ बी इज कॉल्ड द कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स। ठीक है, आपको एग्जाम में लिखा सकता है कि कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स, या फिर रिजॉल्व इनटू कॉम्पोनेंट। ये दोनों चीज़ों की बात सेम है। कॉम्पोनेंट या फिर रिजॉल्व इनटू कॉम्पोनेंट। ठीक है जी, ये दोनों चीज़ लिखी हो तो दोनों की मीनिंग सेम है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट वर्ड आ गया। तो कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट ऑफ कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया? ओ ए की वैल्यू और ओ बी की वैल्यू। ओ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या आएगी? ओ ए की वैल्यू, डायरेक्ट फॉर्मूला कीजिए और हमारे आंसर। ओ ए क्या आएगा? फोर्स कौन सी थी? एफ। मैंने एफ नाम लिखा है, पी हो सकता है तो पी लिख लेंगे, जो भी नाम है वो लिख लेंगे। तो ओ ए आएगी एफ फोर्स इंटू साइन, ओ ए की बात कर रही हूँ, बीटा एंगल यानी कि ऑपोजिट एंगल, डिवाइड बाय साइन सम ऑफ द एंगल्स अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब आई ओ बी की बारी। ओ बी की बारी में भी एफ फोर्स इंटू साइन ऑफ, अब ओ बी के ऑपोजिट एंगल अल्फा, अल्फा नीचे साइन सम ऑफ द एंगल्स, ए अल्फा प्लस बीटा। हम इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो भी कंपोनेंट निकालना है, फोर्स इंटू साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल अपॉन साइन ऑफ सम ऑफ एंगल्स। तो आपका ये आ गया कंपोनेंट या रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स पार्ट। हमारे पास एंगल दिए होंगे, फोर्स दिए होंगे, यूज़ करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से जैसे आते हैं वो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। इट्स क्लियर? यस, प्रॉपर विजिबल है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया ना उस टाइम डार्क नहीं था। अब एक वर्ड आता है, ये हो गया। एक सेकेंड वर्ड आता है भाई, रिजॉल्व इनटू पार्ट्स, ओनली पार्ट्स लिखा होता है, या फिर रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर पार्ट। दोनों का मीनिंग सेम है अगर ये चीज़ लिखी होती है आपके पास। ठीक है, ये चीज़ लिखी होती है। रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट का मीनिंग तो यही हो गया, रिजॉल्व इनटू पार्ट या रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर पार्ट। रेक्टेंगुलर वर्ड भी लगा सकते हैं या फिर ओनली पार्ट लगा सकते हैं अगर कंपोनेंट वर्ड बीच में नहीं लगाया है। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है। देन आप क्या करोगे? तो रिजॉल्व इनटू लिखा है तो इसका मीनिंग ये होता है कि आपका एक एंगल क्या बन रहा है? 90 बन रहा है। दैट्स वाई मैं अगर बीटा को 90 ले लूँ, अगर बीटा को 90 ले लूँ तो मेरा अल्फा एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस बीटा। ठीक है, इसका मीनिंग ये हो जाता है
कि जो रेक्टेंगुलर पार्ट है ना, मान लो ये फोर्स थी आपकी एफ फोर्स, तो ये होगी बी ओ बी में, तो ये 90 बन रहा है टोटल। इसका मतलब ये हो गया कि 90 बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये एंगल अल्फ़ा था, ये ले लो, चलो हाँ अल्फ़ा ही ले लेती हूँ ना, ये टोटल एंगल बनता है भी बिटा। अगर इसको मैंने बिटा ले लिया तो ये कितना आ गया 90 माइनस बिटा। आप ये सोच लो, ये डायग्राम है, यहाँ लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है ना। मैं ऐसे लिखती हूँ इसको, क्या लिखती हूँ, यहाँ पे मैंने ओ नाम था, यहाँ पे ए, कि ओ बी परपेंडिकुलर टू ओ ए। हाँ ये वर्डिंग बेटर है, ओ ए इज़ परपेंडिकुलर टू ओ बी, ठीक है। अगर चाहे इसे आप अल्फ़ा ले लो भाई, इसे 90 माइनस अल्फ़ा ले लो, चाहे बिटा ले लो 90 माइनस बिटा ले लो, बात एक जैसी है ना। अगर एक एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने अल्फ़ा ले लिया तो दूसरा एंगल 90 माइनस अल्फ़ा ही आएगा, ठीक है। अब इस केस में ना आपके पास ये इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल पार्ट, इस पार्ट को क्या बोलेंगे, वर्टिकल पार्ट। क्या बोलेंगे, वर्टिकल पार्ट। ये तो हमें पता ही है, दैट इज़ अ वर्टिकल, दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल। क्योंकि इसमें से ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, ये तो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन ही बनते हैं ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट। या डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना, मैंने एफ फोर्स लिखी है, वो डायग्राम देख के यहाँ पे पी फोर्स लिख सकते हैं। जब डायग्राम ना दे वहाँ पे लिख सकते हैं कि पी फोर्स रिजॉल्व हो रही है इनटू कंपोनेंट, ठीक है ना, देन राइट डाउन द वन कंपोनेंट, तो फॉर्मूला देख सकते हो। इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला, हम कहते हैं डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, वो भी आएंगे, क्वेश्चंस भी आएंगे, लेकिन डायरेक्ट का मतलब मैं अभी 1 मिनट बता रही हूँ। रिजॉल्व इनटू पार्ट्स, ठीक है। तो जब रिजॉल्व इनटू पार्ट हो गया, हमारा एंगल ये बन गया, हमारे पास ओ ए क्या था, ओ ए क्या था, ओ की वैल्यू एफ फोर्स इंटू साइन ऑफ देखो हॉरिजॉन्टल पार्ट ओ ए की बात कर रही हूँ, 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय सम तो 90 आएगा भाई, अल्फ़ा ये 90 हो गया सम, तो ये कितना हो गया, एफ वेक्टर साइन 90 की वैल्यू 1, ये कितना हो गया कोस अल्फ़ा, ठीक है जी। ओ बी की वैल्यू की बात करूँ, एफ वेक्टर इंटू साइन अल्फ़ा अपॉन नीचे साइन 91, यानी कि एफ वेक्टर इंटू साइन अल्फ़ा। इसे हम क्या बोल रहे थे, हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसे हम वर्टिकल पार्ट। अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। ये आगे एफ कोस वेक्टर और एफ साइन वेक्टर, सॉरी एफ कोस अल्फ़ा एफ साइन अल्फ़ा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन कैसा बन के आता है, इसमें से ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी बन के आ जाता है, इफ़ अ फोर्स रिजॉल्व इनटू पार्ट देन इट्स हॉरिजॉन्टल पार्ट इक्वल टू, ठीक है, देन इट्स हॉरिजॉन्टल पार्ट इज इक्वल टू। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट मुझे पता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट एफ कोस अल्फ़ा होता है। ऑप्शन में ये दोनों ही होंगी, प्लस साथ में 1-2 ऑप्शन और ऐड कर रखी होंगी। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट में क्या आएगा, एफ कोस अल्फ़ा। और अगर वर्टिकल पार्ट पूछ लिया तो मुझे पता है कि एफ साइन अल्फ़ा आएगा, ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन सुनो, सेकेंड क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है कि if a force सेकेंड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, इफ़ द हॉरिजॉन्टल, हाँ, इफ़ द फोर्स हॉरिजॉन्टल पार्ट इज एफ कोस अल्फ़ा देन द एंगल बिटवीन द टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, जो फोर्सेस के 2 कंपोनेंट हैं उनके बिटवीन एंगल कितना रहेगा, तो वो 90 रहेगा। जब रिजॉल्व इनटू पार्ट्स आ रहा है, रिजॉल्व इनटू रेक्टेंगुलर पार्ट आ रहा है, दोनों कंपोनेंट के बीच में एंगल कितना रहता है, 90, ठीक है। ये है तो कंपोनेंट ही थे, लेकिन एंगल 90 होने की वजह से ये प्लेन्स के अकॉर्डिंग मूव हो गए। ये प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, बस इसी फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन बनते जाएंगे, चुटकियों में देखना, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन होंगे। अब मैं क्वेश्चन लिखने वाली हूँ, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाती हूँ भी, आप डेट्स वाइज स्क्रीनशॉट ले पाओ या फिर राइट डाउन कर पाओ, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो देखिए पहले तो इतना बड़ा बोर्ड भरा देख के ना डरा मत कीजिए, ठीक है। मैं बढ़ाती जाऊँगी, क्वेश्चन 1-1 मिनट में होता जाएगा। वैसे तो मैं एक क्वेश्चन लिख के भी करूँ, फिर मुझे बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ती है, मुझे मुश्किल लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि एक बार मैं लिख लूँ और सारे साथ में एक्सप्लेन करती जाऊँगी, ठीक है नी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमारी स्टेटमेंट जस्ट यहाँ तक ही है। क्या कहता है, रिड्यूस अ फोर्स
ऑफ 100 kg into component making angle 60 degree and 90 degree with it on opposite side कंपोनेंट में हुई है, रिजॉल्व पार्ट की कोई बात नहीं है और दोनों अलग एंगल अलग अलग दे रखे हैं हमें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या था, एक फोर्स थी भाई 100 kg की, उसे दो पार्ट में तोड़ दिया गया और एक पार्ट का एंगल बन रहा है 60 डिग्री और दूसरी जो यही फोर्स है, दूसरा जो कंपोनेंट बन गया डैट इज़ आ 90 डिग्री, ये दिया हुआ है ना। तो हमने रिड्यूस अ फोर्स इनटू कंपोनेंट मेकिंग एन एंगल विद इट ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। तो हमने क्या निकालना था भाई इसका, रुको मैंने वो तो लिखा ही नहीं, कंपोनेंट्स ही निकालने थे। देन इट्स कंपोनेंट बताने थे किसके कंपोनेंट्स क्या आएंगे, ठीक है ना। ओ ए ओ बी, अब बिल्कुल इजी है। ओ ए की वैल्यू कितनी आएगी, एफ यानी कि 100 इंटू साइन ऑफ ऑपोजिट एंगल विच इज़ अ 90 अपॉन साइन ऑफ सम ऑफ द एंगल 90 प्लस 60 150 डिग्री आ गया नीचे, ठीक है जी। ये 1 हो गया और साइन 150 कितना लिखा जाएगा 180 माइनस 30 दैट इज़ अ साइन 30 डिग्री ही आ गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, देखो आपका भी ऐसे हो जाएगा 100 इंटू 2, क्योंकि 1/2 था, ऊपर जाके 2 हो गया तो 200 में वो क्या हुई, एक तो रिजॉल्व हो गई, ठीक है। एक पार्ट तो उसका 200 में उसका रिजॉल्व हुआ। आगे देखिए ओबी में क्या आएगा भाई, वही 100 इंटू साइन 60 ऑपोजिट एंगल। अब नीचे तो यही आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/2, डायरेक्टली लिख दो। साइन 60 की वैल्यू कितनी आई थी, साइन 60 की रूट 3/2 इंटू 2/1 कटिंग हो गया तो 100√3 दैट इज योर सेकेंड कंपोनेंट। दोनों कंपोनेंट आ गए। एक एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ऐसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल जाते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर ऐसे क्वेश्चन हमें डायनामिक्स के स्टैटिक्स के लगा लो, जब मैकेनिक्स मैथ के हम बोल सकते हैं मिल जाते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर ने कौन सा क्वेश्चन सेटअप किया है, बट इस टाइप के क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते। बहुत इजी क्वेश्चन है और आ भी जाते हैं, ठीक है, आते भी हैं। रिजल्टेंट से पूछ लेंगे या फिर कंपोनेंट से पूछ लेंगे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है जी, या फिर इक्विलिब्रियम से पूछ लेते हैं, जब इसके बाद इक्विलिब्रियम करेंगे। ऐसे करते करते हम देखा जाए 5-6 क्वेश्चन आराम से हमारे इस टॉपिक से कवर कर देते हैं। वो आगे डायनामिक्स भी आएगा। अब सेकंड का पार्ट पे चलें। फर्स्ट पार्ट क्लियर है, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, अगर आपको लगे दिक्कत। कंपोनेंट में हो गया, ठीक है जी। चलिए अब सेकंड देखिए, इफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन आर इक्वल। देखिए अब वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ फोर्स, किसी फोर्स के रिजॉल्व पार्ट, ठीक है, इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो डायरेक्शन में है वो क्या है, इक्वल है। वो क्या है, इक्वल है इन मैग्नीट्यूड में। हमने एंगल बताना है कि एंगल क्या आएगा, बिल्कुल सिंपल है। क्यों, क्योंकि हमें पता है जब रिजॉल्व इनटू पार्ट है तो हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या होता है, एफ इंटू कोस अल्फा, और वर्टिकल पार्ट कितना होता है, एफ इंटू साइन अल्फा। यही होता है भाई हॉरिजॉन्टल पार्ट, एफ इंटू कोस अल्फा। दोनों आपस में क्या लिखा है कि दोनों इक्वल हैं, इन्होंने यही दिया है, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू वर्टिकल, एफ कोस अल्फा एफ साइन अल्फा, एफ और एफ कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय कोस अल्फा विच बिकम टैन अल्फा। तो अल्फा कितना आ गया, π/4। तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल का पूछा था, हॉरिजॉन्टल का ही पूछा था, एंगल एट हॉरिजॉन्टल, तो अल्फा एंगल ही होता है जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है, दैट इज़ अ π/4। क्योंकि आप डायग्राम देख सकते हो भाई, ये 90 बनेगा, उसके बीच में ये हमारी फोर्स हो गई है ना, जिसका ये टोटल एंगल 90 बन रहा है, और ये एंगल अल्फा बाई चांस से मिड में कट कर रहा है, ये 45 और ये भी 45, ठीक है। वर्टिकल पूछ लेते तो भी यहाँ पे 45 आ जाता, क्योंकि अगर दोनों इक्वल हैं तो इक्वल हो गए, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि दोनों एंगल्स भी क्या आती हैं, इक्वल आते हैं। अगर इक्वल हैं, अगर पार्ट इक्वल हैं तो दोनों के एंगल्स भी इक्वल होंगे, ये भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अब फर्स्ट 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट इरेज कर दूं, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत इजी से निकल गए।
अगर साथ में पढ़ोगे तो बहुत इजी लगती हैं ये सारी चीज़ें। अब देखिए आगे, अ ट्रक इज़ एट रेस्ट ऑन हॉरिजेंटल रोड, ये थोड़ा सा है, समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कहते अ ट्रक इज़ एट अ रेस्ट ऑन हॉरिजेंटल रोड एंड इज़ पुल्ड बाय अ फोर्स 500 kg। 500 kg की फोर्स थी जिसके द्वारा हमने एक ट्रक को खींचा, पुल्ड किया, ठीक है। 500 kg की फोर्स लगाई, उस फोर्स से हमने उस ट्रक को क्या किया, खींचा, पुल्ड किया। इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, जो एंगल बना रही थी 60 डिग्री विद द रोड, रोड के साथ, ठीक है, विद द रोड, रोड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही थी। तो कितनी फोर्सेस स्टैंडिंग हुई उस ट्रक को आगे मूव करने के लिए। देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ये मेरी क्या है, एक रोड है, एक सड़क है, ठीक है ना, जिस पे क्या है, एक ट्रक खड़ा है, दैट इज़ अ ट्रक, ट्रक खड़ा है, ठीक है ना। अब एक ट्रक जो रेस्ट पे था, हॉरिजॉन्टल रोड पे था, उसको पुल्ड किया गया, यानी कि खींचा गया। जब मैं इसको इसे खींचती हूँ तो ये मेरी फोर्स लग गई 500 kg की, ठीक है, जिसके द्वारा मैंने इसको खींचा है, वो क्या लग गई, 500 की। इन द डायरेक्शन, अब इन द डायरेक्शन जो एंगल दिया है अभी रोड के साथ वाली डायरेक्शन के साथ, तो इसके साथ ये वाली डायरेक्शन के साथ एंगल कितना हो गया, ये 60 डिग्री, कितना हो गया, ये 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो फोर्स टेंडिंग टू मूव भी, यही फोर्स, जो फोर्स कंपोनेंट, इसका मीनिंग ये हो गया कंपोनेंट जो लगा आपका, ये कितना लगा इसे मूव करने के लिए। तो इसमें ना ये ध्यान रखेंगे हम, जब हम ट्रक को मूव करते हैं, या किसी वेट को, या किसी वेटिंग मशीन पे किसी वेट को रखते हैं, या रोड पे किसी कार हो, ट्रक हो, कुछ भी चीज़ हो, जब हम करते हैं, है ना, तो एक अगर ऐसे मूव करती है तो दूसरी ऐसे वर्टिकल ही जाती है, यानी कि रिजॉल्व इनटू पार्ट में जाती है। किस में जाती है, रिजॉल्व इनटू पार्ट में। तो ये कितना एंगल होता है, 90। बस इतना थोड़ा सा माइंड में रख लेना, क्योंकि बहुत डीप कंसेप्ट जाना पड़ेगा फिर, ठीक है। कि जब ये हम करते हैं ना, जब हॉरिजॉन्टल के साथ, उन्होंने हॉरिजॉन्टल के साथ हमें क्लियर कर दिया कि अगर हॉरिजॉन्टल बन रही है एक, तो दूसरी वर्टिकल के साथ जाएगी, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल के साथ तो दूसरी वर्टिकल, अगर ये 60 के साथ होगी तो ये एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया बनाना। कैसे, मैंने ये कंपोनेंट निकालना है, ये ओ ए, तो निकाल लेते हैं। ओ ए इज इक्वल टू, एफ फोर्स कितनी है, 500 इंटू साइन 30 डिग्री अपोजिट एंगल अपॉन साइन 90 डिग्री हो गया। 500 इंटू 120 कितना आ गया, 250, कितना आ गया, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1, तो मेरे पास यहाँ पे 250 आंसर निकल के आ गया। देख सकते हो आप भाई। आई थिंक आप लोग का ये हो गया होगा, ठीक है जी। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया, दैट इज़ द कंपोनेंट, ठीक है ना। कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस, रिजॉल्व पार्ट ऑफ द फोर्सेस। ना अब हम नेक्स्ट वन करेंगे इक्विलिब्रियम। बस इसमें हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिल ही जाता है, चाहे कंपोनेंट से डाल दें या फिर इक्विलिब्रियम से, अभी बोला मैंने इक्विलिब्रियम, या फिर रिजल्टेंट और इक्विलिब्रियम उठा ले, ऐसे क्वेश्चन उठा सकता है। या रिजल्टेंट कंपोनेंट दोनों उठा ले, इक्विलिब्रियम ना उठाए, है ना। यानी कि सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जितना मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। अब हम करेंगे इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कुछ कंडीशंस भी हैं, 1-2 थ्योरम्स हैं, जो लेमी थ्योरम्स, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और एक ट्रायंगुलर लॉ है। बस ये दोनों के रिजल्ट, ट्रायंगुलर लॉ का तो रिजल्ट डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपने डायरेक्ट आंसर देना है, ओके। चलिए अब मैं बता देती हूँ इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हो जाता है कि हम, आपके पास, वैसे तो हमने रिजल्टेंट 2 फोर्सेस का ही किया है, लेकिन अगर आपके पास 3 फोर्सेस आ जाती हैं, भी नंबर ऑफ फोर्सेस जब वो कैंसिल कर देती हैं ईच अदर्स, यानी कि उनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाए, 0, तो हम बोलते हैं फोर्सेस क्या है, आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। व्हेन द रिजल्टेंट, जो आपका रिजल्टेंट है वो 0 बन जाए, तो हम बोल सकते हैं कि फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम देखो, हम क्या कहते थे कि 1, 2, 3 जितनी सारी ये फोर्सेस हैं, इनका एक रिजल्टेंट है ना। ये F1, ये F2, F3, F4 फोर्सेस होगी भी। ये जो रिजल्टेंट है ना, ये चारों फोर्सेस से, ये रिजल्टेंट अकेला उतना काम कर रहा है जितनी ये चारों फोर्सेस मिलके कर रही हैं। इसका मीनिंग यही था।
इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या हो गया, अभी इक्विलिब्रियम में है, अब सब में संतुलन है, तो डैट मीन्स रिजल्टेंट आपका क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये फोर्स जितना काम कर रही है हो सकता है ये उतना ही कर रही हो, तो दोनों का कैंसिल हो जाता है, इसका इसके साथ कैंसिल हो जाता है, ऐसे करके हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो वो होती है कंडीशन इक्विलिब्रियम की। अब इक्विलिब्रियम की सिर्फ दो कंडीशन समझेंगे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्स, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है ना। ट्रायंगुलर लॉ में क्या है, आपके पास ट्रायंगल्स आ जाती है ए बी और सी, एक ट्रायंगल आ गई, और इसमें जो फोर्सेस है दैट इज इन द ऑर्डर पी फोर्स, क्यू फोर्स और आर फोर्स, इन ऑर्डर, ठीक है ना। देन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होंगी, इसकी डेफिनेशन सुन लो मेरी बात, इफ थ्री फोर्सेस acting at a point are represented in the magnitude and direction by side of the triangles, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन बाय साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, दे आर इक्विलिब्रियम, दे आर इक्विलिब्रियम, देन कंडीशन दे रखी है आपको क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपको एग्जाम में जस्ट इतना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इफ़ थ्री फोर्सेस आर इन ऑर्डर ऑफ द ट्रायंगुलर, in order of the triangular sides then the forces are equilibrium if नीचे कंडीशंस दे रखी, कौन सी कंडीशन होंगी कि तीनों फोर्सेस का सम क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमने रिजल्टेंट किया था ना, इसका रिजल्टेंट तीनों का सम यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर, तीनों का रिजल्टेंट क्या है, तीनों का सम क्या है, जीरो। ऊपर वेक्टर डाल लेना क्योंकि इन दी डायरेक्शन हम इनको क्या लिख देंगे, जीरो। अगर रिजल्टेंट जीरो आ जाता है तो फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम। कन्वर्स भी याद रखना, अगर रिजल्टेंट जीरो आ जाता है तो फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्विलिब्रियम हो जाएंगी। ठीक है जी, ये तो बस रिजल्ट याद रखना है इसका, तो क्योंकि इसका तो रिजल्ट पूछा जाता है। अभी जो मैं करवा रही हूँ लेमीज थ्योरम, ठीक है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस बनेंगे हम एग्जाम में, डायरेक्ट थ्योरम भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, तो क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग मैं करवाऊंगी, इसका तो बस यही रिजल्ट बनेगा। ठीक है ना। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमने लेमीज थ्योरम अप्लाई करनी है, कहाँ पे हमें पता चलेगा कि लेमीज थ्योरम अप्लाई करनी है, तो आपने याद रखना, सबसे पहले तो हमारे पास कितनी होंगी, थ्री फोर्सेस होंगी। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होंगी, थ्री फोर्सेस होंगी। सेकेंड कंडीशन क्या है, थ्री फोर्सेस होंगी और सारी क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में, लिखा होगा कि इक्विलिब्रियम में है तीनों फोर्स। देन हमसे फोर्स के बारे में पूछेंगे, ठीक है ना। नॉन क्लीनियर वर्ड लिखा हो सकता है, नॉन क्लीनियर, नॉन क्लीनियर, एक्ट एट अ पॉइंट, एक्ट एट वन पॉइंट, क्योंकि देखो इसकी शेप ये बनती है, अगर देखा जाए भी एक पॉइंट हो गया, एक फोर्स ये ऐसे जाएगी, एक फोर्स ऐसे जाएगी और एक फोर्स ऐसे जाएगी। ठीक है ना, तीनों फोर्स नॉन क्लीनियर हो गई, उन्होंने बोला नॉन क्लीनियर, इक्विलिब्रियम में हो जाएंगी बिकॉज इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। एक्टिंग एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है, थ्री फोर्सेस। अगर ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने में ही पता चल जाता है कि इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, थ्री फोर्सेस हैं, एक्ट एट वन पॉइंट है, तो हमने क्या यूज़ करनी है, लेमीज थ्योरम यूज़ करनी है। अब लेमीज थ्योरम्स की स्टेटमेंट क्या कहती है कि इफ़, ठीक है ना, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैं स्टेटमेंट पूरी पढ़ देती हूँ। कहते इफ़ थ्री फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। ये लाइन में लिख दूंगी एक बार, ये जैसे ये फोर्स होगी भाई, ये फोर्स ले लो P, ये Q और ये R। ठीक है जी, P Q R, ये एंगल बन रहा है अल्फ़ा, ये एंगल बन रहा है बीटा और ये एंगल बन रहा है गामा। थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट्स आर इन इक्विलिब्रियम, देन ये कंडीशन पूछ सकते हैं। देन क्या होगा आपके पास कि ईच फोर्सेस, जैसे मैंने ले ली P ले ली पहले, ईच फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ ऑपोजिट फोर्सेस। देखो ये ली मैंने P, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया, अल्फ़ा, तो दैट इज साइन अल्फ़ा। फिर मैंने फोर्स ली Q फोर्स, और इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया, बीटा, साइन बीटा। फिर P Q R अपॉन
साइन गामा। ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। क्या लिखा मैंने कि जो मैं फोर्स लिख रही हूँ, P लिख रही हूँ, P फोर्स, तो इसके ऑपोजिट एंगल अल्फा, तो अपॉन साइन अल्फा, प्रोपोर्शनल है, डिवाइड में, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एंगल बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा। बस ये रिजल्ट भी आपको एग्जाम में आ सकता है डायरेक्ट कि लेम्बिस थ्योरम का रिजल्ट क्या है। जब लेम्बिस थ्योरम्स क्या बताती है, थ्री फोर्सेस के इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है। अगर ये कंडीशन भी बन जाती है फोर्सेस के बारे में भी, वो इक्वल आ जाती हैं, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि फोर्सेस क्या है, इक्विलिब्रियम है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं दिया है ना, हमें तीनों फोर्स देती है और एंगल दे दिया और पूछ लिया कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम है या कोलिनियर है, नॉन इक्विलिब्रियम है, नन ऑफ दीज हैं, तो हमें पता है इसमें या तो नॉन कोलिनियर वर्ड आता है या इक्विलिब्रियम आता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये कंडीशन निकाल के देख लेंगे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल आ गए तो हम लिख देंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। समझ में आ गया जी। बस अब मैं इसके रिगार्डिंग थ्योरम्स करवा देती हूँ। एक थ्योरम थोड़ी एक रिजल्ट देख लो भाई, और सम टाइम अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। नोट कर लिया होगा भाई आपने ये चीज़ तो। एक है लैम्डा म्यू थ्योरम, बस एक बार पढ़ लो, लैम्डा म्यू थ्योरम। इसका जैसे रिजल्टेंट करेंगे, क्या कहते हैं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स act at a point O in direction OA and OB, ठीक है ना, in magnitude lambda into OA and lambda into OB। ठीक है जी। इज़ रिप्रेजेंट, जो रिजल्टेंट है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये लिखा है, इज़ रिप्रेजेंट बाय, सॉरी यहाँ पे म्यू आएगा, मैं भी बोलूँ, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। ठीक है, मीनिंग क्या है ये चीज़ समझिए कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे एक्ट करती है, हमने पहले वैसे किया था, ओ ए ओ बी, तब वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड थी, ओ इन मैग्नीट्यूड, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है डैट इज़ अ लैम्डा और इसका मैग्नीट्यूड है डैट इज़ द म्यू। ठीक है, डैट इज़ द म्यू, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा आर, उसको उन्होंने डिनोट किया है भाई सी से, जो रिजल्टेंट आएगा डैट इज़ अ सी। तो बीएन की इस लैम्डा म्यू में हम जब इसको लिखेंगे प्रॉपर तो इसको मल्टीप्लाई में लिख लिया जाता है कि इधर मैग्नीट्यूड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, म्यू इंटू ओ ए, सॉरी लैम्डा इंटू म्यू ओ ए, म्यू इंटू ओ बी, तो रिजल्टेंट होता तो इनका सम ही है, लैम्डा प्लस म्यू, रिजल्टेंट यही होता है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इंटू ओ सी भी लग जाएगा, बस ये लैम्डा म्यू थ्योरम है कि इसमें साथ में ये मल्टीप्लाई में वही सेम चीज़ लिखी होगी। आपको अगर पूछेंगे एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट पूछेंगे और कुछ भी नहीं। अगर लैम्डा म्यू का रिजल्ट पूछा, लेम्बिस थ्योरम मैंने समझा दी, अब मैं इसके क्वेश्चंस करवाती हूँ, इसके दोनों के रिजल्ट कर लेना। ठीक है जी, यहाँ तक हम सिर्फ इस लेक्चर में हम यही करेंगे, लेक्चर भी बहुत बड़ा हो जाता है। ओहो जी, देखती हूँ, चलो 5 मिनट के अंदर अंदर जितना कवर होता है करवाऊँ मैं। तो चलिए देखिए, थोड़ा जल्दी से क्वेश्चंस कर लेंगे, समझ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चंस ये कहते, थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल in equilibrium, the angle between first and the second is this, and that second and third is 120, find the ratio of the forces। हमने फोर्सेस के बीच में रेशियोज निकालनी है, तो हमें पता चल ही रहा है थ्री फोर्सेस हैं, इक्विलिब्रियम में है और एंगल्स दो के बीच में दे रखा है, तो तीसरा एंगल निकालना हमारे लिए तो बहुत ईजी है। क्यों, क्योंकि इसका सारे का सम क्या होगा, 360 होगा। हमने लिखा है फर्स्ट एंड सेकंड फोर्स, मान लो मैं इसे फर्स्ट लेके चलती हूँ, इसे सेकंड फोर्स और इसे थर्ड। फर्स्ट एंड द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकंड, और इसके बीच में एंगल कितना है 105, सेकंड एंड थर्ड के बिटवीन 120 डिग्री, और इसके बिटवीन भी एंगल कितना आ जाएगा 360 से इनका सम माइनस कर दो, क्योंकि इनका सम क्या बनेगा 360 में से वो ये क्या कर दो माइनस कर दो 5
225 आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो 10 135, ये आपका आ गया 135। ठीक है जी। अब लिख लेते हैं लैम्बिस, फिर हम लगा लेते हैं, रेशियोज निकालनी है। P अपॉन साइन 120, Q अपॉन साइन P अपॉन साइन 120 है ना, Q अपॉन साइन 135, R अपॉन साइन 105, ये आ गया आपका। ठीक है जी। अब 120 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 3 इक्वल फोर्सेस का फंडा होगा ना मेरे को लगता है, देखो एक मिनट। नहीं ठीक है भाई, ठीक है। 120 की वैल्यू 180 माइनस 60, तो 60 आ जाएगी, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, √3/2 है ना, तो यानी कि ये तो हो गया 2p/√3, ओके, इज इक्वल टू Q 135 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भी देखा जाए तो 135 180 माइनस 45 है ना, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, फिर R अपॉन 105। अब 105 की वैल्यू तो हमारे पास ऐसे नहीं होगी है ना, 105 की वैल्यू तो हमारे पास ऐसे नहीं होगी, इसको तो हमें लिखना पड़ेगा 70 नहीं, ये तो 75 की निकालनी पड़ेगी ना, 105 को हमें रोटेट करना पड़ेगा, मेरे पास 45 और 30 75 बनते हैं है ना, और इसको 180 से 105 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरा 75 आ गया। हाँ ये करना पड़ेगा भाई। देखो इसको अगर मैं रोटेट करती हूँ तो मेरा आ गया साइन 180 माइनस करूँगी क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन 75 आ गया है ना। अब साइन 75 की वैल्यू कैसे आती है, 45 प्लस 30 लगा के, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा के, तो इसकी जो वैल्यू आएगी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, डैट इज़ √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। देखो मैं इट्स विजिबल भाई, ये विजिबल है कि नहीं, 2√2, हाँ यस यहाँ तक विजिबल है, 2√2 आपके पास आ जाएगा। ये भी चाहे नीचे लिख लो, बाई 2 ही लिख लो, अभी मैंने सारा 2 में लिखा है। अब मैंने तो रेशियो निकालनी है तीनों साइड्स की, अब मैं क्या करूँ, अगर तीनों की मैंने रेशियोज निकालनी है तो देखो नीचे √2 पड़ा है, तो √2 से सारी इक्वेशंस को क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई 1/√2 लिखा जाएगा, अगर लिखा जाए 1/√2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ सारी इक्वेशंस को 1/√2 से, उधर लिख देती हूँ, जब फर्स्ट स्टेटमेंट इरेज कर देती हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ ना, यहाँ पे तो विजिबिलिटी है। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे P अपॉन √2 इंटू √3/2 था, चाहे ये वाला 2 आप ऊपर भी ले जाओ, ठीक है जी, इज इक्वल टू Q अपॉन ये √2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू R अपॉन ये √2 कैंसिल हो गया, √3 + 1/2 था जो ऊपर चला गया। ठीक है जी। अब अगेन 2 से 1/2 से भी कर दूं क्योंकि सारा रेशियो सही हो जाएगा, 1/2 से हो सकता है आपको एग्जाम में यही आंसर हो सकता है आपको ऑप्शन देखनी पड़ेगी भी 2/√6 हो, रेशियो में 1, रेशियो में 2/√3 + 1 हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो 1/2 से अगेन मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया P अपॉन 2√6, 1 अपॉन Q/2, ये 2 से 2 कट गया, R अपॉन √3 + 1। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें एक स्टेप और बढ़ा दिया, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ये भी बन सकता है कि 1/2√6 रेशो 1/2 रेशो √3 + 1, ये आपका आंसर में हो सकता है। ठीक है जी, दोनों में से कोई भी आपका आंसर में हो सकता है। ओके, रेशियोज निकल गई ऐसे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा अलग से टाइप का क्वेश्चन है बट आपको समझ में आ जाएगा। कहते द मास ऑफ 40 kg इज सपोर्टेड बाय 2 फाइन लाइट स्ट्रिंग। 40 kg का मास है, उसे ना सपोर्ट किया गया है 2 फाइन स्ट्रिंग के साथ
जो इंक्लाइंड हो रही हैं एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री टू द वर्टिकल, वर्ड आ गया टू द वर्टिकल। देन हमने टेंशंस निकालनी है बिटवीन द स्ट्रिंग्स, कि टेंशंस के बिटवीन स्ट्रिंग्स में क्या आएगा। देखिए अब इसका मतलब क्या हो गया, 40 kg का कोई मास था, यानी कि ये फोर्स 40 kg आपको दे रखी है ना। इसको ना ऐसे दो फाइन स्ट्रिंग्स से हमने वो कर लिया, ये है फाइन स्ट्रिंग्स, ठीक है, यानी कि कोई भी रस्सी वगैरह लगा लो, उससे हमने कर लिया। अब इसका जो एंगल बन रहा है ना, ये वर्टिकल के साथ बन रहा है, यानी कि इसको ऐसे करना पड़ेगा, इसका वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही हैं, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये वर्टिकल के साथ बना रही हैं। तो हमने टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, कि जो स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने किया कि इसके बिटवीन टेंशन कितनी आ रही है, हमने ये बताना है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं अब टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग्स, ये होगी T1, ये होगी T2, इनके बिटवीन T1 T2 निकालना है हमने। अब देखिए इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे एंगल देखिए, ये लाइन पूरी एक लाइन बन रही है, 180 का पेयर लेंगे, ये 30 था तो ये कितना आ गया 150, ये 60 था तो ये कितना आ गया 120, और ये टोटल एंगल कितना बन गया 90, ठीक है, हो गया। बस अब लगा लो वही लेमीज थ्योरम। जब आप लेमीज थ्योरम लगाओगे, T1 बाय साइन 120 इज इक्वल टू T2 बाय साइन 150 इज इक्वल टू 40 बाय साइन 90। साइन 90 की वैल्यू तो 1 ही हो गई, बस इसको आप इसके इक्वल रख लो, T1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके रख लो, T2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे T1 इज इक्वल टू, ये तो हो ही जाएगा, इसकी वैल्यू थी साइन 60, उधर जाएगा साइन 60 इंटू 40, साइन 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू नहीं √3/2, कटिंग करके 20, यानी कि 20√3 आ गया, ठीक है। सिमिलरली T2 निकाल लेना भाई, T2 आपकी निकल के आ जाएगी 20, ठीक है, एक 20 आ जाएगी। तो आपकी स्ट्रिंग के बीच में टेंशन्स निकल के आ गई कि स्ट्रिंग के बीच में टेंशन्स क्या आएगी बाय यूजिंग द थ्योरम। वो वीडियो बहुत लंबी हो गई, चलो बस एक क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन है, उसके बाद चलते हैं अभी हम। देखिए नेक्स्ट देखिए, कहते फोर्सेस 375 एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल में एक्ट कर रही हैं, आर ऑन अ इक्विलिब्रियम में है, देन द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ 5 और 3 का जो पेयर आएगा ना, उसके बिटवीन एंगल क्या आएगा, हमने ये बताना है। अब मुझे और तो कोई एंगल नहीं दिया है ना, 5 और 3 के बिटवीन मुझे एंगल बताना है, तो इसे मैं 2 वे से कर सकती हूँ। वैसे तो एक चीज़ सच और बताने भूल गई ना मैं, अगर इक्विलिब्रियम में तो रिजल्टेंट क्या होता है 0, ठीक है, या फिर क्या होता है अगर इक्विलिब्रियम में है तो दो फोर्सेस, मैंने बोला था कि कैंसल्स कर देती हैं ईच अदर, यानी कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट थर्ड फोर्सेस के इक्वल भी आ सकता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब तभी कैंसिल होती है ना, तभी वो कैंसिल होती हैं कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट अगर तीसरी के इक्वल आ गया तो आपस में कैंसिल हो रही हैं, दैट्स वाई रिजल्टेंट क्या हो गया 0 हो गया। वही कंडीशन बन गई ना बोलने का, अगर 4 फोर्सेस हैं तो 2-2 आपस में हो गई। अब ये जब तीन मिल के एक के साथ भी हो सकती हैं। अब इसमें 5 और 3 का पेयर लेना है, यानी कि 7 मैं क्या ले लूँगी भी, इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसका रिजल्टेंट 7, क्योंकि मैंने सिर्फ एंगल निकालना है। इस मेथड से मेरा बहुत इजी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वाला वो बनाऊंगी उससे लेंथी चला जाएगा। अब रिजल्टेंट 7 है, मेरा फॉर्मूला क्या था r² इज इक्वल टू p² प्लस Q² प्लस 2pq इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। 5 और 3 के बिटवीन निकालना था, इसीलिए मैंने p और q क्या लेनी है अल्फ़ा एंगल क्या था, फोर्सेस के बिटवीन ही था एंगल, इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 10 इंटू 30 कोस अल्फ़ा तो मैंने निकालना ही है, 7² इज़ 49, ये हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, 31 है ना, देखो मैंने कैलकुलेशन की होगी, डायरेक्ट लिख दूँ, uh, 49 माइनस 34 इज इक्वल टू 30 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू, जब आप इसको माइनस कर रहे हो 6 तेरह 9 तो 6 15, 15/30 कटिंग करके 1/2 अल्फ़ा वैल्यू कितने पे होगी 60 पे, तो आपका आंसर आ गया अल्फ़ा इज 60 डिग्री।
ऐसे बहुत इजी हो जाता है, वही चीज़ लिखी है। मैंने बोला था कि इक्विलिब्रियम में फोर्सेज एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, दैट्स वाई रिजल्टेंट बिकम जीरो। यहाँ पे भी 3 फोर्सेज दी थी, जिसके बिटवीन एंगल निकालना था वो मैंने पी और क्यू ले ली, जो रह गई वो मेरी क्या बन गई, रिजल्टेंट बन गई। अगर एंगल मैंने 3 और 7 के बिटवीन निकालना होता तो 5 मेरी रिजल्टेंट बन जाती। ठीक है जी, तो ऐसे आप ये क्वेश्चन बहुत ईजी निकाल सकते हो कंपेरेटिव टू सेकेंड मेथड। ठीक है जी, चलिए यहाँ तक मैंने इक्विलिब्रियम और कंपोनेंट या रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्सेस आपको समझा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कपल्स मोमेंटम के बारे में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।